क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में सुर्खियों में रहा दाहला बांध किस नदी पर निर्मित है? प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ब्लैक फंगस बीमारी के लक्षण कौन से हैं? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 12 मई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 12 मई अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। और अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यह दिन किसकी जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। किसकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस नाम से जाना जाता था? लेडी विद द लैम्प। क्या नाम? लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता था। उन्हें मॉडर्न नर्सिंग का जनक भी कहा जाता है। जो एक ब्रिटिश समाज सुधारक और सांख्यिकीविद थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और उनकी जन्म जयंती को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष एक थीम भी तय की जाती है। तो अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है वो हमारे लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ICN.ch पर नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर को वर्ष 2021 के लिए अपनी थीम प्रकाशित किया है। हमने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखा तो यह ऑफिशियल इमेज में हमें थीम नजर आई। थीम क्या है? नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। तो 2021 की अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम आपको याद रख लेनी है। और 1998 से 8 मई को राष्ट्रीय छात्र नर्स दिवस मनाया जाता है। और 2003 से 6 मई से 12 मई तक राष्ट्रीय नर्स सप्ताह मनाया जाता है। यहाँ इमेज को देखिए, हैप्पी नर्स वीक कब मनाया गया? 6 मई से 12 मई 2021 की समयावधि को राष्ट्रीय नर्स सप्ताह के रूप में मनाया गया है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दाहला बांध किस नदी पर निर्मित है? पहले तो इमेज में देखिए, यह है दाहला बांध। दाहला बांध अर्घानदाब नदी पर निर्मित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अर्घानदाब नदी पर निर्मित दाहला बांध। लेकिन यह दाहला बांध करंट अफेयर में क्यों आया? क्योंकि हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े बांध बोले तो दाहला बांध पर कब्जा कर लिया है। किसने? तालिबान ने दाहला बांध पर कब्जा कर लिया है और यह अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। और दाहला बांध को अर्घानदाब बांध के रूप में भी जाना जाता है। और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो दाहला बांध कहां स्थित है वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। यह अफगानिस्तान के कांधार प्रांत के शाह वली कोट जिले में स्थित है। यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, यह है कांधार प्रांत और दाहला बांध यह कांधार प्रांत के शाह वली कोट जिले में स्थित है। इस बांध का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया था? वर्ष 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दाहला बांध का निर्माण किया गया था और यह बांध अर्घानदाब नदी पर निर्मित है। और यहाँ हम बात करते हैं दोस्तों अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ यह फैक्ट याद रख लीजिए कि अफगानिस्तान भारतीय औषधि कोष यानी कि फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। अफगानिस्तान की कैपिटल का नाम है काबुल। अफगानिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति है अशरफ गनी और अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी। और यहाँ आप मैप में देख सकते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है इसका नाम क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तीसरा क्वेश्चन, सिनोफार्म
किस देश में निर्मित कोविड-19 वैक्सीन है? सिनोफार्मा चीन देश में निर्मित कोविड-19 वैक्सीन है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन। लेकिन यह सिनोफार्मा कोविड-19 वैक्सीन करंट अफेयर में क्यों आई? क्योंकि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन में निर्मित सिनोफार्मा कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए सूचीबद्ध किया है, जिसका अर्थ है कि अब इस वैक्सीन का प्रयोग दुनिया भर में टीकाकरण अभियानों में किया जा सकता है। और सिनोफार्मा कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? बीजिंग बायो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड के द्वारा सिनोफार्मा कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन किया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का समर्थन प्राप्त करने वाली पहली गैर पश्चिमी वैक्सीन का नाम क्या है? इसी तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो भी हमारा आंसर होना चाहिए सिनोफार्मा। और इसका प्रयोग संभवतः कोवैक्सीन कार्यक्रम के लिए किया जाएगा, जिसके तहत निम्न और मध्यम आय वाले देशों में टीकों की आपूर्ति की जाती है। और बात करते हैं चीन की, तो चीन से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन कुछ मंथ पहले करंट अफेयर में आया था। निम्न में से किस देश ने कैबिनेट से छीनकर राष्ट्रपति को सैन्य निर्णयों का अधिकार दिया? दोस्तों, चीन देश ने कैबिनेट से छीनकर राष्ट्रपति को सैन्य निर्णयों का अधिकार दे दिया। बहुत ही बुरा हुआ। और चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। इमेज में आप देख सकते हैं चीन का केंद्रीय बैंक, जिसका नाम क्या है? पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। चौथा क्वेश्चन, ऑक्सीजन सॉलिडेरिटी ब्रिज अभियान किसने चलाया? ऑक्सीजन सॉलिडेरिटी ब्रिज अभियान हाल ही में चलाया है फ्रांस देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस देश। INS त्रिकंत को फ्रांस के अभियान ऑक्सीजन सॉलिडेरिटी ब्रिज के तहत कतर के हमाद बंदरगाह से तरल मेडिकल ऑक्सीजन क्रायोजेनिक कंटेनर लाने के लिए तैनात किया गया है। अगले 2 महीनों में 600 मीट्रिक टन और तरल मेडिकल ऑक्सीजन भारत लाई जानी है और इसीलिए फ्रांस देश के द्वारा अभियान चलाया गया है, जिसका नाम रखा गया है ऑक्सीजन सॉलिडेरिटी ब्रिज। और भारतीय नौसेना के ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय के तहत INS त्रिकंत 40 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन लेकर मुंबई बंदरगाह पर हाल ही में पहुंचा है और इस अभियान को चलाया है फ्रांस देश ने। तो फ्रांस की राजधानी का नाम है पेरिस। यूरोप में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है यह फ्रांस। और फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस के प्रधानमंत्री है जीन कास्टेक्स और फ्रांस की करेंसी है यूरो CFP फ्रांस। क्लियर। 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधि सदन में विश्वास मत खो दिया? हाल ही में नेपाल देश के प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधि सदन में विश्वास मत खो दिया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेपाल देश। और नेपाल देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? KP शर्मा ओली। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने प्रतिनिधि सदन में विश्वास मत खो दिया है, यानी कि एक राजनीतिक संकट पैदा हो गया है नेपाल देश में और उन्हें 275 सदस्य वाले सदन में केवल 93 वोट मिले, जबकि सरकार बचाने के लिए KP शर्मा ओली को 136 वोटों की जरूरत थी, यानी कि प्रतिनिधि सदन में KP शर्मा ओली ने विश्वास मत खो दिया है। विश्वास मत के लिए सदन का विशेष सत्र बुलाया गया था। यह सत्र राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के निर्देश पर बुलाया गया था, यानी कि नेपाल की वर्तमान राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के बारे में आज कुछ नए फैक्ट भी आप जान लो। तिब्बती लोग नेपाल को नेपा ही कहते हैं। नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। क्या? नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है। और यहाँ मैप में देखिए, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ यह नेपाल देश। नेपाल देश की राजधानी का नाम है काठमांडू और नेपाल देश की राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी और नेपाल देश के प्रधानमंत्री है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली और खड़ग प्रसाद शर्मा ओली की कुर्सी खतरे में है, यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में है नेपाल देश में। 6ठा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा माउंट सिनाबंग किस देश का सक्रिय ज्वालामुखी है? माउंट सिनाबंग यह इंडोनेशिया देश का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडोनेशिया का यह सक्रिय ज्वालामुखी नाम है माउंट सिनाबंग।
हाल ही में इंडोनेशिया के सक्रिय ज्वालामुखी माउंट सिनाबंग में विस्फोट हुआ है और यह ज्वालामुखी वर्ष 2010 में तब सक्रिय हुआ था जब लगभग 400 वर्ष की निष्क्रियता के बाद इसमें पहली बार विस्फोट हुआ था। यानी कि तकरीबन 400 साल तक यह ज्वालामुखी निष्क्रिय रहा। 2010 में एक बार फिर से विस्फोट हुआ और हाल ही में फिर से विस्फोट हुआ है 2021 में। और सिनाबंग ज्वालामुखी उत्तरी सुमात्रा प्रांत के कारो जिले में स्थित है। इस ज्वालामुखी की ऊंचाई 2475 मीटर है और यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के प्रमुख जागृत ज्वालामुखियों में से एक है, सिनाबंग ज्वालामुखी। और उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो इंडोनेशिया में ऐसी ज्वालामुखी घटनाएं काफी सामान्य है क्योंकि यह देश प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। जी हाँ, यह इंडोनेशिया देश प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां पर विवर्तनिक प्लेटों के आपस में टकराने के फलस्वरूप भूकंपीय और ज्वालामुखी घटनाएं अक्सर देखी जाती है, जो हाल ही में देखी गई है। और रिंग ऑफ फायर आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, यह है रिंग ऑफ फायर और रिंग ऑफ फायर पर बसे कंट्री में अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो रिंग ऑफ फायर में विश्व के लगभग 75% ज्वालामुखी मौजूद है और लगभग 90% भूकंप भी इसी क्षेत्र में दर्ज किए जाते हैं। और ज्वालामुखी मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आपने यदि जियोग्राफी पढ़ी है तो सक्रिय, निष्क्रिय और विलुप्त, यह ज्वालामुखी के 3 प्रकार है, तो यह बात भी याद रख लीजिए। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में विनेश कार्ला का निधन हो गया। वे किस देश में भारत के महावाणिज्य दूत थे? विनेश कार्ला अफगानिस्तान देश में भारत के महावाणिज्य दूत थे, जिसका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भारत के महावाणिज्य दूत विनेश कार्ला, इमेज में आप देख सकते हैं। भारत के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कार्ला का अफगानिस्तान में कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया है। भारतीय विदेश सेवा में 2008 में आए विनेश कार्ला राजनयिक तौर पर मस्कट, ओमान, दक्षिण अफ्रीका, चीन समेत कई देशों में तैनात रहे और एक ईमानदार, मेहनती और विश्वसनीय अधिकारी ऐसे विनेश कार्ला ने अफगानिस्तान में मुश्किल हालात के बावजूद अपनी सेवाएं देकर राष्ट्र के प्रति समर्पण की एक मिसाल प्रस्तुत की है। तो हम ऐसे अफसर को शत शत नमन करते हैं और बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर में आए थे। भारत ने शहतूत बांध निर्माण परियोजना के मामले में किस देश के साथ समझौता किया? अफगानिस्तान देश के साथ यह शहतूत बांध निर्माण परियोजना के मामले में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और शहतूत बांध निर्माण परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए? हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमर ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। और यह घटना मैंने आपको करंट अफेयर में बताई थी। इस बांध से किस शहर को सुरक्षित पेयजल मिलेगा? काबुल शहर को। काबुल के नजदीकी क्षेत्रों को सिंचाई का पानी मिलेगा और क्षेत्र में बिजली भी उपलब्ध होगी। और भारत द्वारा अफगानिस्तान में अब तक कितने बांध का निर्माण किया गया है? 2 बांध का। एक का नाम है शहतूत बांध और दूसरे बांध का नाम है सलमा बांध। और सलमा बांध को भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध भी कहा जाता है। क्या? भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध कहा जाता है यह सलमा बांध को। क्लियर? चलिए 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मिलो न तुम तो हम घबराए, गीत किसने लिखा है? यह खूबसूरत पुराना तराना लिखा है कैफी आजमी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कैफी आजमी। लेकिन कैफी आजमी करंट अफेयर में क्यों? क्योंकि मशहूर गीतकार और शायर कैफी आजमी की 10 मई को पुण्यतिथि थी और इसीलिए हमारे ऑल इंडिया रेडियो ने इस मशहूर शायर को याद किया, उनके कुछ खूबसूरत तराने भी सुनाए। कैफी आजमी उन चुनिंदा शायरों में से है जिन्होंने रोमानियत के साथ साथ समाज को भी अपने शब्दों में उकेरा है। और कैफी आजमी को साल 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनकी लिखी गजलें और गीत आज भी लोगों के दिल में उतर जाते हैं। कैफी आजमी द्वारा फिल्म हीर रांझा में गीत लिखा गया है जिसके शब्द है मिलो न तुम तो हम घबराए। कैफी आजमी
नाम मत भूलिएगा। उन्होंने यह गीत लिखा है मिलो न तुम तो हम घबराए, फिल्म का नाम है हीर रांझा। 9वां क्वेश्चन, भारत ने कितने दिनों में 17 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि हासिल की? भारत देश ने सिर्फ 114 दिनों में 17 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि हासिल की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 114 दिन। भारत दुनिया में सबसे तेज गति और कम समय में 17 करोड़ टीके लगाने वाला देश बन गया है। उसने यह उपलब्धि 114 दिनों में हासिल की, जबकि चीन ने 119 दिन और अमेरिका ने 115 दिन में यह लक्ष्य हासिल किया। यानी कि चीन और अमेरिका के मुकाबले हमने सबसे फास्ट 17 करोड़ लोगों का टीकाकरण करवा लिया है और देश में अब तक 17 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं और यह वैक्सीनेशन प्रोग्राम हाल ही में सभी राज्यों में जारी भी है। और बात करते हैं भारत देश की, तो भारत देश के संबंध में करंट अफेयर से जुड़े कुछ क्वेश्चन कुछ सप्ताह पहले करंट अफेयर में आए थे। यह क्वेश्चन क्या थे कि साल 2020 में इंटरनेट शटडाउन से किस देश को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? भारत देश को। हाल ही में अंटार्कटिका के लिए 40वां वैज्ञानिक अभियान किसने शुरू किया? भारत देश ने। मुफ्त इलाज के लिए दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन किसने बनाई? भारत देश ने। तो ऐसे क्वेश्चन को लेकर भी भारत देश करंट अफेयर में था। 10वां क्वेश्चन, रविंद्र संगीत को सफलतापूर्वक फिल्मों में लाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? रविंद्र संगीत को सफलतापूर्वक फिल्मों में लाने वाले पहले संगीतकार थे पंकज मल्लिक, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंकज मल्लिक। इमेज में आप देख सकते हैं। और हाल ही में 10 मई को पंकज मल्लिक की जन्म जयंती मनाई गई। पंकज मल्लिक का जन्म 10 मई 1905 को कोलकाता में हुआ था और पंकज मल्लिक का पूरा नाम है पंकज कुमार मल्लिक। प्रसिद्ध संगीतकार, गायक और अभिनेता पंकज मल्लिक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। यांत्रिक, मंजूर, मेरी बहन, नर्तकी, जिंदगी, डॉक्टर, धरती माता, देवदास, यहूदी की लड़की उनकी प्रमुख फिल्में हैं, यानी कि फिल्मों में भी काम किया है पंकज मल्लिक ने। पंकज कुमार मल्लिक को पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, यानी कि हमारे बॉलीवुड का सर्वोत्कृष्ट सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला है पंकज कुमार मल्लिक को। और रविंद्र संगीत को सफलतापूर्वक फिल्मों में लाने वाले पंकज मल्लिक पहले संगीतकार थे। उन्होंने फिल्म मुक्ति में रविंद्र संगीत का प्रयोग किया था और इसी फैक्ट को बेस बनाते हुए मैंने यह क्वेश्चन बनाया था। और पंकज मल्लिक आकाशवाणी से जुड़ने वाले शुरुआती कलाकारों में से एक थे। 11वां क्वेश्चन, 47वां G7 शिखर सम्मेलन जून 2021 में किसकी मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? 47वां G7 शिखर सम्मेलन दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। कब? जून 2021 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम, बोले तो ब्रिटेन। हाल ही में ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक ब्रिटेन के लंदन में संपन्न हुई और G7 कंट्रीज में कौन कौन शामिल है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। यह 7 देशों से बनता है G7 और 47वां G7 शिखर सम्मेलन जून 2021 में यूनाइटेड किंगडम की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। इस इमेज को पढ़िए। 47वां G7 शिखर सम्मेलन कब आयोजित होने वाला है? 11 से 13 जून 2021 के बीच आयोजित होगा, जिसकी मेजबानी करने जा रहा है यूनाइटेड किंगडम, बोले तो ब्रिटेन। ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका जून में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे, यानी कि भारत को भी आमंत्रित किया गया है। और G7 के विषय के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन कब हुआ? वर्ष 1975 में। और G7 का कोई निर्धारित संविधान या मुख्यालय नहीं है। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए कि G7 का कोई निर्धारित संविधान या मुख्यालय नहीं है। 12वां क्वेश्चन, 2021 लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? हाल ही में लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021 की घोषणा की गई। इसमें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार राफेल नडाल ने जीत लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राफेल नडाल। तो लोरियस खेल पुरस्कार 2021 विभिन्न कैटेगरी में प्रदान किए गए। 2021 लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स की घोषणा की गई। इसमें स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जापान की टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका ने जीता। इमेज में आप देख सकते हैं।
और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार स्पेन के टेनिस प्लेयर राफेल नडाल ने जीत लिया है। और भी कैटेगरी की बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अमेरिका की टेनिस प्लेयर बिली जीन किंग को नवाजा गया है। टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जर्मनी की फुटबॉल टीम FC बायर्न ने जीता है। एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मर्सिडीज के ड्राइवर फॉर्मूला 1 रेसर ऐसे यूनाइटेड किंगडम के लुइस हैमिल्टन को दिया गया है। क्लियर। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फंगल संक्रमण के लक्षणों में निम्न में से कौन सा लक्षण शामिल है? फंगल संक्रमण, जो भी व्यक्ति में रोग प्रतिरोधी क्षमता कम है इसे यह इंफेक्शन लग सकता है। और फंगल संक्रमण में आंख और नाक के चारों ओर लाली के साथ दर्द होना, बुखार और सर दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, यह सभी लक्षण है फंगल संक्रमण के। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस एक गंभीर बीमारी है। इस बीमारी की वजह से नाक, कान और गले के अलावा शरीर के अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचाता है। यह बीमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने की वजह से होती है। क्या नाम है? ब्लैक फंगस। और म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से कोरोना संक्रमण से ठीक हुए कम से कम 8 लोगों की एक आंख की रोशनी चली गई है और ऐसे में 200 मरीजों का इलाज चल रहा है। यानी कि इसी तरह का इंफेक्शन यानी कि केस हाल ही में सामने आए हैं। तकरीबन 200 मरीज सामने आए हैं म्यूकोरमाइकोसिस के, और इसीलिए यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आया है। और फंगल संक्रमण के लक्षणों में आंख और नाक के चारों ओर लाली के साथ दर्द होना, बुखार, सर दर्द, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, रक्त कणों के साथ उल्टियां और मानसिक स्थिति में बदलाव शामिल है। यह सभी फंगल संक्रमण के लक्षण है और ऐसे लक्षण है तो आपको तुरंत डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। सुर्खियों में रहे कामी रीता शेरपा कौन है? इमेज में देखिए, यह है कामी रीता शेरपा, नेपाल के जाने माने पर्वतारोही। हाल ही में 25वीं बार माउंट एवरेस्ट शिखर पर फतह हासिल की, यानी कि एक जाने माने पर्वतारोही। इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है कीर्तन प्रजापति, सेनवा संजय ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया, आकाश सोलंकी, पटेल हितेश कुमार, जेसल राजपूत, पवन किशोर कुमार, मित्तल दोंगा, सहदेव कनडिया, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है वो है विजय सावड़िया, करण सतवारा, सोलंकी शैलेश, चौधरी प्रतीक, कंटारिया कृष्णा, जाला दलपत सिंह, सागर चावड़ा और डिंपल पटेल। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। चीनी रॉकेट का मलबा कहां जा गिरा? चीनी रॉकेट का मलबा कहां जा गिरा? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, आंसर लिखने के बाद एक छोटा सा काम आपको मैं सौंप रहा हूं। फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।